कहानी के इस भाग को देखने से पहले कहानी के पिछले सभी भागों को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। सानवी बोली, अच्छा तो ये टूटे फूटे हाथ पैर लेकर तुम यही सुनने आए हो? तो सॉरी, मेरा मूड नहीं है, अब तुम जा सकते हो। और अब मुझे नींद आ रही है और नीचे अभी दादी ने मुझे इतने सारे संस्कारों की दुहाई दिया है ना कि अब तो बिल्कुल भी मेरा मूड नहीं है। अगत से उसके बेड पर लेटते हुए बोला, ठीक है तो सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है, मैं भी थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। सानवी बोली, तुम यहाँ सोने वाले हो मेरे बेड पर? अगत से बोला, हाँ तो वैसे भी अब कोई फर्क नहीं पड़ता, सो जाओ। सानवी उसे देखते हुए बोली, ठीक है सो जाओ और सुबह का नाश्ता भी करके जाना, ठीक है मैं सोफे पर सो जाती हूँ। अगत से जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, क्यों, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? और यहाँ पर इतनी सारी जगह है और तुम आराम से सो सकती हो, तो फिर कहीं और क्यों जाना? सानवी बोली, देखो। अगत से बोला, दिखाओ, बोलते हुए उसके पास आ गया। सानवी बोली, तुम कुछ? अगत से बोला, डॉक्टर मैं हूँ या तुम? और पता है मिस शर्मा, आपकी धड़कनें आपसे ज़्यादा बेहतर काम करती हैं आपकी फीलिंग बताने का, जिसे मैं बिना स्टेथीस्कोप के भी सुन सकता हूँ, और जो तुम नहीं बोलती हो वो भी ये आंखें बोल जाती हैं। सानवी उसे देख रही थी। अगत से उसके चेहरे पर फूंक मारते हुए बोला, आई लव इट, और बेड पर वापस से लेटकर उसे देखने लगा। सानवी आंखें खोलते हुए बोली, ये फिल्मी डायलॉग कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है? अगर किसी को पता चला ना कि तुम यहाँ हो, वो भी मेरे रूम में, तो 2-4 मर्डर अभी हो जाएंगे। और तुम अंदर यहाँ कैसे आए? अगत से बोला, जैसे तुम गई थी मेरे रूम में वैसे ये एक्सपीरियंस अच्छा था, बस थोड़ी सी तकलीफ हुई, बाकी सब ठीक था। सानवी बोली, ठीक है तो अब वापस जाओ, मुझे सोना है। अगत से बोला, हाँ तो सो जाओ ना, मैं कौन सा कुछ और करने को बोल रहा हूँ। अब इतना भी असभ्य नहीं हूँ कि शादी से पहले कुछ भी ऐसा वैसा करूँ, इसलिए तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, जाओ जाकर सो जाओ। तब तक बाहर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई तो दोनों ने एक दूसरे को देखा। सानवी बोली, हो गया कांड, अब क्या करोगे यार, तुम हमेशा ही मुसीबत क्यों बढ़ाते हो? अगत से जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, आराम से बोलो ना, इतना तेज क्यों चिल्ला रही हो? और आराम से पूछो तो कौन है, पहले ही हल्ला मचाना शुरू हो जाती हो। सानवी उसका हाथ हटाते हुए बोली, पहले तुम अलमारी के पीछे जाओ। नहीं नहीं, अगर कोई अंदर आ गया तो एक काम करो, बाथरूम में जाओ। अगत से बोला, कितना डरती हो यार, तुम जाओ, कुछ नहीं होगा। सानवी बोली, जाओगे? अगत से बोला, जा रहा हूँ, बोलकर जल्दी से उसे किस करके बाथरूम में भाग गया। सानवी बोली, फायदा उठा लो, फिर बताती हूँ तुम्हें, कल से जो ज़्यादा ही उड़ रहे हो ना। बोलते हुए आकर दरवाज़ा खोला। श्रेया बोली, दरवाज़ा खोलने में इतना देर क्यों लगा? देखने से तो बिल्कुल नहीं लग रही हो कि तुम सो रही थी। सानवी बोली, भाभी क्या आप इतनी रात को यही पूछने आई हैं? श्रेया बोली, बिल्कुल नहीं, वो नीचे चलो, प्रॉब्लम हो गई है। सानवी बोली, प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? और ये सारी प्रॉब्लम रात को ही क्यों होती है? सुबह तक का इंतज़ार नहीं कर सकती क्या? श्रेया बोली, बेटा जी वो तो नीचे चलो, क्योंकि अब तुम्हारी भी नींदें उड़ने वाली है। सानवी उसे देखते हुए बोली, चलिए, लेकिन ऐसा भी क्या हो गया है जो मुझे नीचे बुलाया जा रहा है? श्रेया बोली, अगस्त बाबू फिर से किडनैप हो चुके हैं। सानवी बोली, व्हाट? श्रेया सोचते हुए बोली, लगा झटका ना, मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि विनायक जेल में है, तुम मेरे सामने हो, सारा सामान उसका होटल में है, उसके मॉम डैड नीचे हमारे घर पर हैं, तो फिर ये सब किसने किया? सानवी अब जहाँ थी अब वहीं खड़ी हो गई, क्योंकि अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे जाए या फिर जाए पीछे जाए, क्योंकि मुसीबत तो अब दोनों तरफ उसी का इंतजार कर रही थी। श्रेया ने सानवी को खड़ा होकर कुछ सोचते देखा तो वापस से उसके पास आकर उसके सामने हाथ हिलाते हुए बोली, ओ हेलो मैडम, नीचे चलिए, उसके बाद सोचते हैं क्या करना है, क्योंकि अगर आप 5 मिनट में नीचे नहीं गई ना तो सब लोग यहीं पर आ जाएंगे। सानवी बोली, भाभी वो मैं आप। श्रेया, अभी भी कुछ नहीं, चलो ये सब बातें बाद में करेंगे। बोलते हुए उसका हाथ पकड़कर नीचे आ गई, जहाँ हॉल में बाकी सब लोग इकट्ठा हुए थे। अधिराज बोले, अगर मेरे बेटे के साथ कुछ भी हुआ ना तो एक एक को देख लूँगा मैं। और अब जैसे ही उनकी नज़र सानवी पर गई वो गुस्से में कुछ बोलते उसके पहले ही अनामिका उनका हाथ पकड़ते हुए बोली, आप प्लीज़ शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा उसे, वो मिल जाएगा। आदर्श सानवी के पास आते हुए बोले, सानू तुम्हारी अगत से कोई बात हुई है? लेकिन सानवी सोच रही थी कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए उनकी बातों का कोई ध्यान ही नहीं दिया। अधिराज का फोन आया तो उठाते हुए बोले, ठीक है कमिश्नर साहब, आप जल्द से जल्द मेरे बेटे का पता लगाइए, अब मैं यहाँ 1 सेकंड भी नहीं रुक सकता। श्रेया श्रेयांश को धक्का मारते हुए बोली, ये सानवी कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है, कहीं ये शौक में तो नहीं चली गई है? श्रेयांश बोला, मुझे तो लग रहा है, अब वो भी अब देखना चाहती है सबको, इसलिए कुछ नहीं बोल रही है।
आदर्श उसका हाथ पकड़ते हुए बोले, सानू बेटा मैं कुछ पूछ रहा हूँ, मैं तुमसे अगस्त से तुम्हारी कोई बात हुई है? सानवी हड़बड़ाते हुए बोली, जी जी पापा आप कुछ बोल रहे हैं। उसके ऐसे बोलने पर अब सब उसे ही देखने लगे। आदर्श जी बोले, अगस्त से नहीं मिल रहा है, बात हुई है तुम्हारी उससे? सानवी ने सबको देखा, फिर अपने पापा को देखते हुए बोली, आप लोग इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? और वो कहीं गया होगा, बाहर टहलने आ जाएगा, और मेरी बात क्यों होगी उससे? मैं तो अधिराज अनामिका को देखते हुए बोले, देख लीजिए यही है आपके बेटे की पसंद, जिसकी वजह से हमसे, आपसे और पूरे घर से लड़ रहा है। सब कुछ छोड़कर यहाँ आया हुआ है, और जिसके लिए सबसे लड़ रहा है उसे ही उसका 1% भी ख्याल नहीं है। सानवी बोली, हाँ तो आपको कौन सा उसका ख्याल है? और जब आपको ही उसका ख्याल नहीं है तो अकेले मैं क्यों और कितना सबसे लड़ती रहूं? और वैसे भी वो कोई बच्चा नहीं है जो 2-2 मिनट पर किडनैप हो रहा है। अधिराज बोले, तुम? सानवी बोली, जी मैं बोल रही हूँ। और आपको नहीं लग रहा इस उम्र में आप कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं और अपनी वजह से आंटी को भी परेशान कर रहे हैं? अपने बारे में चलिए, नहीं सोचना है मत सोचिए, उनके बारे में तो सोचिए। मम्मी आपने चाय पानी क्यों नहीं पिलाया इन लोगों को? अरे आपके होने वाले समधी समधन है भाई, अब इतनी सेवा करना तो बनता ही है। शीतल बोली, मैं अभी लाती हूँ, बोलते हुए किचन में चली गई। अधिराज बोले, ख्वाब अच्छे देख रही हो, लेकिन अफसोस इस जन्म में पूरा कभी नहीं हो सकता है, इसलिए जितना जल्दी भूल जाओगी उतना कम तकलीफ होगी। सानवी बोली, ख्वाब और हकीकत के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले आप आराम से। अधिराज बोले, मैं और यहाँ बैठूंगा शर्मा निवास में, तुम सोच भी कैसे सकती हो मैं यहाँ का? सानवी बोली, पानी भी नहीं पिएंगे, ये सब पुरानी बातें हैं, वो सब छोड़कर आगे बढ़ जाइए। अधिराज गुस्से से उसे घूरते हुए किसी को फ़ोन मिलाने लगे। सानवी अनामिका का हाथ पकड़कर बैठाते हुए बोली, कम से कम आप तो बैठ जाइए, क्यों फालतू में सबके चक्कर में कमर का दर्द बढ़ा रही हैं? और मैं क्या कह रही हूँ, आप होटल जाइए, वो आ जाएगा। अनामिका बोली, लेकिन वो है कहाँ? कम से कम एक बार पता चल जाता तो। सानवी अब खुद से बोली, क्या बताऊँ वो इस समय कहाँ है, और अगर बता दिया तो और भी बवाल हो जाएगा। अधिराज बोले, जी कमिश्नर साहब, मुझे शर्मा निवास की तलाशी चाहिए, मुझे भरोसा है कि ये लोग मेरे बेटे को कहीं ना कहीं छुपा कर रखे हुए हैं। सानवी उठते हुए बोली, वाट, आपका बेटा हमारे यहाँ? वो कोई खजाना है क्या जो हम सब उसे छुपा कर रखेंगे? अधिराज फोन रखते हुए बोले, वो तो पुलिस के तलाशी लेने के बाद खुद ब खुद पता चल जाएगा तुम्हारा शर्मा निवास क्या है। आदर्श के फ़ोन पर एक मैसेज आया, जिसे देखने के बाद वो अधिराज के पास आते हुए बोले, अब तुम ज़्यादा कर रहे हो, वो तो मैं कुछ सोच कर कुछ नहीं बोल रहा, वरना तुम अच्छे से जानते हो इतनी रात को तुम्हारे यहाँ आने का मैं पुलिस कंप्लेन भी कर सकता था, लेकिन नहीं किया, तो तुम अब अपनी मनमानी कर रहे हो। अधिराज बोले, हाँ तुमने नहीं किया इसलिए तो मैंने पुलिस कंप्लेन कर दिया, और सुबह तक अगर मेरा बेटा नहीं मिला तो यहाँ का एक एक बंदा जेल में होगा। दरवाजे पर दस्तक हुई, अब सबने दरवाजे पर देखा तो ताऊ जी पुलिस के साथ खड़े थे। अधिराज बोले, आइए इंस्पेक्टर और तलाशी लीजिए। ताऊ जी बोले, सोच समझ कर तलाशी लेना इंस्पेक्टर, क्योंकि अगर रावत का बेटा यहाँ नहीं मिला तो मेरे हाथ में जो फाइल है उसके हिसाब से सुबह कोर्ट में पहला केस मेरा होगा, और पूरी रावत फैमिली जेल में, और मानहानि का जो मामला है वो अलग। सानवी बोली, एक सेकेंड ये सब क्या हो रहा है आप सब लोगों का? और इंस्पेक्टर प्लीज़ आप जाइए, ये हमारा फैमिली मैटर है, हम अपना देख लेंगे, यहाँ इतनी रात को बुलाने के लिए सॉरी। ताऊ जी बोले, आदर्श बोल दो कि इन सब के बीच कोई नहीं आएगा, और रावत खानदान का बचाव करने के बारे में तो कोई सोचेगा भी नहीं, क्योंकि आज तक रात को हमारे घर पुलिस कभी नहीं आई, और जिसकी वजह से हमारे घर रोज़ पुलिस आ रही है, अब मुझे उसका ये खेल ख़त्म करना है। सानवी बोली, ओके, अगर मैं आप सबको डिस्टर्ब नहीं कर सकती तो प्लीज़ मुझे भी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि अब मुझे बहुत नींद आ रही है, और इन सब फालतू बातों के अलावा भी मेरे पास बहुत सारे काम हैं। अधिराज बोले, यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा जब तक तलाशी नहीं हो जाती। सानवी बोली, इंस्पेक्टर अधिराज के पास आते हुए बोला, सर आप बाहर चलिए, वरना हमें आपके ऊपर केस करना पड़ जाएगा, क्योंकि बिना वारंट हम मैम के घर की तलाशी नहीं ले सकते। अधिराज बोले, वाट, ये क्या बोल रहे हो? सानवी बोली, वो सही बोल रहे हैं, और अब आप लोग या तो मामला शांति से सुलझा लीजिए, या फिर सब लोग जेल में जाने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अब अगर 10 मिनट के अंदर आप सब लोग शांत नहीं हुए तो फिर मुझे कुछ मत बोलिएगा, और आपका बेटा भी क्या पता होटल पहुंच गया हो या पहुंचने वाला हो। अधिराज बोले, मतलब तुम्हें पता है कि वो कहाँ था? सानवी बोली, जी बिल्कुल, मेरे रूम में बैठा था, और हम लोग दोनों भागकर शादी करने की प्लानिंग कर रहे थे, तब तक आप आ गए और हम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। और कुछ जानना है आपको? अनामिका बोली, आप चलिए, क्या पता वो होटल आ गया हो और आप ऐसे ही परेशान हो रहे हो, बोलते हुए उन्हें लेकर बाहर चली गई। आदर्श बोले, भाई साहब आप यहाँ इतनी रात को अचानक?
ताऊ जी सानवी को घोरते हुए बोले, अब घर की इज्जत रोड पर तो नहीं उछाल सकता ना, तुम्हें तो ख्याल हो ना हो, मुझे ख्याल है ही। आदर्श बोले, भाई साहब वो मैं। सानवी बोली, ठीक है तो कल शादी करने जा रहे हैं हम दोनों, आ जाइएगा आप भी, बाकी तो सुबह आप सबको निमंत्रण चला ही जाएगा। ताऊ जी बोले, मतलब तुम्हें सच में इस घर के मान मर्यादा का कोई ख्याल नहीं है क्या? इज्जत रह जाएगी हमारी, हमारे कुल खानदान की। सानवी बोली, इज्जत और कुल खानदान का ख्याल है, इसलिए सोच रही हूँ बार बार उसका नाम मेरे नाम के साथ जोड़ा जाए। इससे अच्छा तो हम शादी कर लें, इससे आपके घर की इज्जत भी बच जाएगी और मान मर्यादा भी, क्योंकि आप दोनों फैमिली तो आपस में बात करेंगे नहीं, और अब मुझे भी नहीं लग रहा है ये सब मामले सुलझने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि मैं ही सुलझा देती हूँ ये प्रॉब्लम, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। श्रेयांश बोला, ये भी सही है, लेकिन अगत्य कहाँ है? ताऊ जी बोले, आदर्श आखिरी समझा दो वरना कुछ गलत हो जाएगा, बोलते हुए बाहर चले गए। इंस्पेक्टर अधिराज के पीछे ही जा चुका था। अब घर में फिर से शांति हो गई। सानवी सोफे पर बैठते हुए बोली, क्या फालतूगिरी है यार, छोटी सी बात को सब मिलकर खींचे जा रहे हैं। श्रेया बोली, सानवी तुम सच में कल शादी करने वाली हो? सानवी बोली, आप जाओ आराम करो, आधी रात पंचायत में बीत गई। आदर्श बोले, वैसे सानू मैं क्या कह रहा हूँ, अब तुम दोनों शादी कर ही लो, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। अधिराज को समझ नहीं आ रहा एक बार समझाने पर, और मुझे नहीं लग रहा है कि भाई साहब या कोई और समझने वाला है, तो इसलिए कल मैं पेपर बनवा देता हूँ, तुम दोनों कोर्ट आ जाना और साइन कर देना। सानवी बोली, पापा बस मैं मजाक कर रही थी, आप इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? आदर्श जी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए आराम से बोले, अब ऊपर जाओ और उसे बोलो वो होटल जाए, वरना सच में तलाशी हो गई ना बेटा तो बवाल हो जाएगा। सानवी बोली, मतलब आप? आदर्श बोले, एक वकील से बात कर रही हो और अभी इतनी भी बड़ी नहीं हुई हो कि मैं तुम्हें समझ ना पाऊँ, इसलिए बोल रहा हूँ जाओ और जो बोल रहा हूँ वो सुनो। सानवी बोली, गुड नाइट बोलकर अपने रूम में भाग गई। शीतल अब उनके पास आते हुए बोली, क्या बात कर रहे थे उससे? आदर्श बोले, चलिए नींद आ रही है, बोलते हुए अपने रूम में चले गए। श्रेया अपने रूम में टहलते हुए बोली, श्रेयांश ये सानवी इतनी रिलैक्स क्यों थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। श्रेयांश बोले, सो जाओ, सुबह तक क्या पता समझ आ जाए, क्योंकि समझने के लिए सोना बहुत ज़रूरी होता है। श्रेया बोली, मतलब आप भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? श्रेयांश बोला, बिल्कुल नहीं, मैं तो जो हकीकत है वही बोल रहा हूँ। श्रेया बोली, पता है क्या हकीकत है? सानवी रूम में आई तो अगत्य बिस्तर पर आराम से सो रहा था, तो जल्दी से रूम बंद करके उसे उठाते हुए बोली, ओ हेलो, उठो यार, तुम्हारी वजह से इतना हंगामा हो गया और तुम्हें सोने की पड़ी हुई है, उठो। अगत्य उसे अपने पास खींचते हुए बोला, सोने दो ना यार, कितनी अच्छी नींद आई थी और तुम फालतू में मेरी नींद खराब कर रही हो, सो जाओ तुम भी, वैसे भी मेरे पास दुश्मनों की कमी नहीं है, जो एक तुम भी आ जाती हो मेरे प्यार की दुश्मन बनकर। सानवी अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, अगत्य उठो और जाओ यहाँ से, पापा को भी पता चल चुका है कि तुम यहीं हो। अगत्य बोला, उन्हें मैंने ही मैसेज किया था कि मैं उनकी बेटी से बस मिलने आया हूँ, वो बाहर का संभाल लें। सानवी बोली, वाट, तुमने पापा को मैसेज किया? अगत्य अब आंखें खोलते हुए बोला, और शादी का प्रपोजल भी मैंने ही दिया, अब मुझे तुमसे और दूर नहीं रहना। सानवी बोली, सच में यार तुम पागल हो गए हो, जो कुछ भी। अगत्य उसके होठों पर उंगली रखते हुए बोला, चुप, इन लोगों का झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा और हम इन्हें कभी मना भी न पाएंगे कि नहीं, मुझे नहीं पता, हम सेल्फ डिपेंड हैं, अपने पैरों पर खड़े हैं, और पापा को वैसे मुझसे कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन मैं तुम्हें चाहता हूँ, इस वजह से वो इस मैटर को अपने हिसाब से खींच रहे हैं, बाकी सब कुछ मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। अगर तुम मुझसे शादी अभी भी नहीं करना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं। सानवी उसका हाथ हटाते हुए बोली, बस हो गया या अभी कुछ और बाकी है बोलना? यार बोलने से पहले मुझे एक बार बताना तो चाहिए। अगत्य बोला, तो अब बता दिया ना। सानवी बोली, सारा कांड करने के बाद कितना अजीब लग रहा था आज नीचे मुझे। सानवी का दरवाज़ा नॉक हुआ। सानवी बोली, अब कौन है? बाहर से आवाज़ आई, सानू दरवाज़ा खोलो। सानवी झटके से उठकर खड़ी हो गई और अगत्य भी खड़ा होते हुए बोला, जाओ दरवाज़ा खोलो। सानवी बोली, लेकिन। अगत्य बोला, खोलो यार, मैं ही खोल देता हूँ, नहीं तो पता नहीं ससुर जी मेरे बारे में क्या सोचेंगे, बोलते हुए जाकर दरवाज़ा खोल दिया। आदर्श अंदर आकर सोफे पर बैठ गए, लेकिन बोले कुछ भी नहीं। सानवी ने अगत्य को घूरा तो वो जल्दी से उनके पैरों के पास बैठते हुए बोला, अंकल मुझे पता है मैं थोड़ा सा स्वार्थी बन रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ यकीन मानिए हम दोनों खुश रहेंगे, और कुछ दिन बाद क्या पता सब लोग मान जाएं और डैड भी मान जाएं। कुछ देर बाद आदर्श दोनों को बारी बारी देखते हुए बोले, ये भी सही है, मुझे भी यही लग रहा है, इससे तुम्हारा भी फायदा हो जाएगा, तुम्हें पाइप चढ़कर अंदर तो नहीं आना पड़ेगा। अगत्य बोला, वो तो आपकी बेटी ने सिखाया था, वरना मैं तो। सानवी बोली, लेकिन पापा।
आदर्श बोले, जो भी होगा देखा जाएगा, कब तक प्रॉब्लम के बारे में सोचकर परेशान होंगे। अगत्य तुम जाओ और कल टाइम से आ जाना, मैं पेपर रेडी रखूँगा। अगत्य जी बोलकर एक नज़र सानवी को देखा और बालकनी के पाइप से नीचे उतर गया। सानवी अब उनके पास बैठते हुए बोली, पापा। आदर्श उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले, उसका सोचना भी सही है और एक बाप की चिंता भी, लेकिन मुझे भी अब लग रहा है कि तुम दोनों की शादी मुझे करवा देनी चाहिए। वैसे भी ये सिर्फ रजिस्टर्ड होगी और अगर उसके बाद फैमिली मान गई तो धूमधाम से करवा देंगे। सानवी बोली, लेकिन अगर इन सब चीज़ों में आपको कोई प्रॉब्लम हो गई तो? आदर्श उसे देखकर उठते हुए बोले, मुझे कुछ नहीं होगा और ना ही इस फैमिली को। अब तुम सो जाओ बच्चा, और हाँ, खिड़की दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लेना। सानवी सर झुकाते हुए बोली, जी। आदर्श अब स्माइल करते हुए बोले, वैसे पाइप चढ़ना तुमने सिखाया है उसे? सानवी पापा बोलते हुए उनके गले लग गई। आदर्श बोला, मजाक कर रहा था, आराम से सो जाओ, बोलकर बाहर चले गए। सानवी अब आकर बेड पर लेट गई तो कुछ देर पहले अगत्य का लेटना याद आया। ये सोचते ही उसके मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी तो आंखें जबरदस्ती बंद कर लिया। दूसरे दिन सानवी को किसी इमरजेंसी की वजह से जाकर जल्दी से ड्यूटी ज्वाइन करना पड़ा। आदर्श जी के बने बनाए प्लान की धज्जियां उड़ चुकी थी और अगत्य को भी जब सानवी के इमरजेंसी में अयोध्या जाकर ड्यूटी ज्वाइन करने का पता चला तो उसे भी अम्मन मार कर लखनऊ जाना पड़ा। क्या क्या सोचा था और क्या हुआ। अधिराज इस समय सबसे ज़्यादा खुश थे कि अगत्य उनके साथ घर जा रहा है और अब वहाँ जाने के बाद वो अपने हिसाब से चीज़ों को मोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा हो ऐसा ज़रूरी तो नहीं। फिर भी एक उम्मीद के साथ वो खुश थे। उनके लिए फ़िलहाल में वही बहुत था। यहाँ जब ताऊ जी को ये बात पता चली तो उन्होंने भी सुकून का सांस लिया। चलो कुछ दिन के लिए आराम मिला, फिर आगे सोचते हैं क्या करना है। लेकिन कुछ भी हो जाए, शादी तो किसी भी हालत में बस नहीं होनी चाहिए तो नहीं होनी चाहिए। सानवी ने आकर ड्यूटी ज्वाइन किया तो उसे एक लिफाफा दे दिया गया कि इसमें यहाँ का जितना भी पेंडिंग काम है उसे सारा देखना है। वैसे भी उसकी छुट्टियाँ ओवर हो चुकी थी और 3 महीने तक उसे अब कोई छुट्टी नहीं मिलने वाली थी। यहाँ आकर सारा सामान और बाकी चीज़ें सेट करने में उसे सुबह से शाम हो गई और अब थकान इतना ज़्यादा हो गया था कि बस सोना था। लेकिन उसका फ़ोन कब से लगातार बजे जा रहा था। सानवी इरिटेट होते हुए बोली, कौन है यार? बोलते हुए फ़ोन देखा तो अगत्य का नाम फ्लैश हो रहा था तो उठाते हुए बोली, बोलो। अगत्य से बोला, क्या बोलो और क्यों बोलो यार तुमने? सानवी उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोली, ठीक है मत बोलो, मुझे नींद आ रही है, बाद में बात करेंगे। बोल फ़ोन रखने को हुई कि अगत्य से जल्दी से बोला, अगर फ़ोन रखने के बारे में सोचा भी ना तो अभी उठा लाऊंगा, समझी? मजाक बनाकर रख दिया है, एक बार जाने से पहले बता नहीं सकती थी? सानवी बोली, मुझे भी भविष्यवाणी नहीं हुई थी, सुबह कॉल आया इमरजेंसी है तो आना पड़ा। इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? अगत्य से बोला, नहीं गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? 30 साल तक अभी मैं यही सोचूं तो हो गई मेरी। मतलब यार तुम्हें थोड़ा सा भी हमारे फ्यूचर की चिंता है भी या बस टाइम पास कर रही हो? जो हो रहा है, नहीं हो रहा है तो भी कोई बात नहीं। मतलब तुम्हें भी कुछ सोचना है। मैं ना अब थक चुका हूँ तुम्हारे इन फालतू के सिस्टम से। सानवी कुछ देर बाद बोली, ठीक है मुझे नहीं सोचना, जो सोचना है तुम ही सोचो। अगत्य बोला, तुम? सानवी बोली, हाँ। एक बात बताओ, एक दिन भी मुझे सुकून से सोचने का मौका दिए हो? रोज किसी ना किसी का ड्रामा, कभी तुम्हारा, कभी तुम्हारे फैमिली का, कभी मेरे फैमिली का, और उसके बाद टाइम मिला तो यहाँ का देखो। तो अब मुझे कुछ भी नहीं सोचना, जब फ्री होना आ जाना, मैं साइन कर दूंगी या फिर तुम्हारे साथ फेरे ले लूंगी। खुश, अब मुझे सोना है। घर पर कम रामायण हुआ है जो तुम्हें भी अभी महाभारत करना है? वहाँ तुम्हारे वजह से कल सोने को नहीं मिला और आज फिर तुम मुझे पका रहे हो। अगत्य बोला, अच्छा तो मैं तुम्हें पका रहा हूँ? अगर तुम पहले ही मान जाती तो हम अभी तक अपनी फैमिली को मना चुके होते। सारी गलती ना तुम्हारी है। सानवी बोली, अच्छा तो सारी गलती मेरी है तो इस बात को अभी डिस्कस करना ज़रूरी है? अगत्य बोला, बिल्कुल, मुझे सब कुछ अभी करना है। सानवी बोली, भाड़ में जाओ, अब मुझे कॉल करने की सोचना भी मत, बोलकर जल्दी से फ़ोन फेंक कर वैसे ही बेड पर गिर गई। अगत्य अपने फ़ोन को देख रहा था जो फिलहाल के लिए कट चुका था तो बेड पर फेंकते हुए बोला, कौन सा नक्षत्र था और मेरा दिमाग खराब हुआ था जो मैंने इससे प्यार किया? इससे अच्छा तो मैं ज़िंदगी भर कुंवारा रहता तो ही ठीक था। मतलब इसे जब देखो तब बस अपने सोने की ही पड़ी रहती है। बड़बड़ाते हुए बाथरूम में चला गया। दूसरे दिन सानवी जल्दी जल्दी ड्यूटी पर निकल गई। इतने दिन का सब कुछ छूटा हुआ था इसलिए बिना किसी चीज़ का ध्यान दिए वो घर से निकल गई।
अधिराज ने अगत्य को हॉस्पिटल ज्वाइन करने को बोला, लेकिन वो बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। इसका मतलब साफ था, वो हॉस्पिटल अभी भी ज्वाइन नहीं करेगा। अधिराज अनामिका को देखते हुए बोले, अब मैंने क्या किया जो ये ऐसे उठ कर गया है? इतनी डिग्री और नॉलेज का क्या मतलब? मैं बोल रहा हूँ अनामिका, ये लड़का अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है उस लड़की के पीछे, और कुछ भी नहीं है। और आप सबको भी मैं ही गलत लगता हूँ। अरे आप सब समझना क्यों नहीं चाहते हो? वो लड़की इस घर को बर्बाद के अलावा आबाद कभी नहीं करेगी। अनामिका बोली, एक मौका तो दीजिए उसे। और अब तो मुझे भी लग रहा है हम बच्चों को इन सब में नहीं डालना चाहिए। जो बीत गया उसे क्या छोड़कर हम बच्चों की खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? क्या ये दुखी रहेंगे तो हम खुश रह पाएंगे? आपकी वजह से सानवी ने अपना ट्रांसफ़र करवा लिया, नहीं तो? अधिराज उनकी बात सुनने के बाद सबको देखते हुए बोले, मतलब आप सबको यही लगता है कि सानवी अगत्य के लिए सही है और मैं गलत, है ना? अनामिका बोली, तो क्या परिधि उसके लिए सही थी जिसके तरफ उसने कभी देखा भी नहीं? अधिराज बोले, मतलब आप चाहती हैं जिस शर्मा ने मुझे बेइज्जत किया उन्हीं के सामने आज फिर जाकर मैं अपनी झोली फैलाकर बोलूं कि वो मुझे अपनी बेटी दे दे? तो एक काम कीजिए, वो तो मेरे जीते जी कभी नहीं हो सकता। ये सब अब मेरे मरने पर ही पॉसिबल हो सकता है। अनामिका बोली, आप भी अपनी जिद लेकर बैठे हैं और अगत्य से अपनी। तो आज के बाद मुझे ना तो आपके साथ कहीं जाना है और ना ही कोई बात करनी है। आज के बाद आप मुझसे तभी बात करना जब आपका और आपके बेटे का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और उठकर अंदर चली गई। अनुभव भी बिना कुछ बोले ऑफिस चला गया, शिवानी युग को लेकर अपने रूम में। अधिराज अब गुस्से से टेबल पर मारते हुए अपना फ़ोन लेकर बाहर चले गए। सानवी का आज पहला दिन था और काम भी काफ़ी ज़्यादा, इसलिए उसका दिन भर भाग दौड़ में ही बीत गया। वापस से घर आई तो काफ़ी थक चुकी थी, इसलिए किसी से कोई बात नहीं किया और खाना खाकर सो गई। ऐसे ही उसका एक हफ्ता निकल गया। अगत्य जब भी उसे कॉल करता या तो वो नींद में होती या फिर ड्यूटी पर। दोनों की अच्छे से बात ही नहीं हो रही थी। अगत्य ने अपनी ज़िद में हॉस्पिटल अभी भी ज्वाइन नहीं किया था और अनामिका के साथ साथ पूरी फैमिली अधिराज से नाराज़ थी, क्योंकि ना तो वो अपनी जिद छोड़ रहे थे और ना ही अगत्य से उनकी जिद मानने के लिए तैयार था। दोनों तरफ से ऐसे ही खींचातानी लगी हुई थी। ऐसे ही एक महीना बीत गया, लेकिन रिजल्ट अभी भी वहीं का वहीं था। सुबह सुबह सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। अगत्य तैयार होकर अपने साथ एक बैग लेकर नीचे आया और अनामिका के गले लगते हुए बोला, मॉम आप मेरी चिंता मत करना, मैं अपना ध्यान रखूंगा, बाय भाई भाभी। युग को किस करके अधिराज को पूरी तरह से इग्नोर किया और बाहर निकल गया। अधिराज गुस्से में बोले, अब मुझे इतना भी जानने का हक नहीं है कि वो कहाँ गया है? अनामिका बिना कुछ बोले उठकर अंदर चली गई। अनुभव बोला, डैड उसने बस हम सब से इतना बोला कि घर पर बोर हो रहा है इसलिए बाहर मेडिकल कैंप पर जा रहा है। अधिराज बोले, और उसका ये कैंप कहाँ जा रहा है? अनुभव बोला, वो तो उसने नहीं बताया, अगर आपको बता दे तो आप पूछ लीजिएगा, मेरी एक मीटिंग है, मुझे लेट हो रहा है। और शिवानी युग को बाय बोलकर बाहर चला गया। अगत्य से बाहर आकर अपनी गाड़ी लिया और निकल गया। अनामिका ने भी उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया। अधिराज रूम में आते हुए बोले, आपको पता है वो कहाँ गया है? अनामिका उनकी बातों को इग्नोर करके अपने काम में लगी रही। अधिराज बोले, अनामिका बेटा है वो आपका, अगर कल को उसे कुछ हो गया तो बर्दाश्त कर लेंगी आप? अनामिका बोली, कर लूँगी, जैसे अभी कर रही हूँ, आज 3 साल से कर रही हूँ। और आप दोनों समझते क्या हो? चाहे वो आप हो या अरविंद भाई साहब, हर किसी की ज़िंदगी आपके हाथ की कठपुतली नहीं है जो आप दोनों नचाते रहोगे और वो आपके हिसाब से नाचता रहेगा। और एक बात मैं आपको आज क्लियर कर रही हूँ, मैंने उससे बोल दिया है अगर सानवी को कोर्ट मैरिज पसंद है, उसके पास टाइम नहीं है तो मुझे वो भी मंजूर है। वो मंदिर में चाहेगी तो वो भी मंजूर है। मैं दोनों को आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूँ। और अगर आप मुझे मरने की धमकी देना चाहते हैं तो ठीक है, आप गोली मार लीजिए खुद को, इसके बाद मैं भी मार लूँगी। उसके बाद अगर बच्चे खुश हैं तो मुझे सब कुछ मंजूर है। बोलकर बिना कोई जवाब सुने बाहर निकल गए। अधिराज अब कुछ बोल ही नहीं पाए, बस उन्हें जाते हुए देखते रह गए। अनामिका से ऐसे जवाब का उन्हें ज़रा भी उम्मीद नहीं था। इधर प्रयागराज में आदर्श शीतल से बोले, सानू से बात हुई क्या आपकी? कहाँ बिजी है वो? ना उसका फ़ोन लगता है और ना ही वो करती है। दादी कुछ बोलती उसके पहले ही आदर्श उन्हें देखते हुए बोले, माँ कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सुनने वाला मैं, इसलिए प्लीज़ कुछ मत बोलिएगा। वैसे भी आप लोगों की वजह से बहुत परेशान है मेरी बच्ची। दादी बोली, मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ तुम्हारी बेटी को, जैसे तो वो तुम्हारी ही सब कुछ है और किसी की कुछ भी नहीं लगती।
आदर्श बोले, अगर लगती तो आप लोग उसे ऐसे परेशान नहीं करते। बेटी मेरी है और सारी दुनिया आप सबको दिखानी है। अरे बाढ़ में जाए ऐसी दुनिया, उसके और उसकी खुशियों के बीच जो आए। शीतल उन्हें उनका बैग देते हुए बोली, कल शाम को बात हुई थी, थक गई थी, फ्री होगी तो कॉल करेगी आपको, आप परेशान मत होइए। आदर्श अपना बैग लेकर बिना कुछ बोले कोर्ट निकल गए। दादी बोली, सबको तो मैं ही दुश्मन लगती हूँ। अरे किसी को तो इस मान मर्यादा का ख्याल रखना पड़ेगा, और अगर एक को छूट दे दिया तो बाकी बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, वो तो किसी को सोचना नहीं है। आज सानवी को अपने रूम पर आने में रात को 10 बज चुके थे। घर के अंदर आई तो सीधे अपने रूम में चली गई और नहाकर थोड़ा फ्रेश फेल हुआ तो अपना फ़ोन लेकर आदर्श जी से कुछ देर बात किया तो पता चला अभी भी सबका वही हाल है। ताऊ जी और दादी अभी भी नहीं मान रहे हैं, तो कुछ देर बात करके फ़ोन रख दिया। एक तो आने के बाद काम काम काम, और उसके बाद उनकी बातें सुनकर उसका बचा खुचा मूड भी खराब हो गया। और कितना इंतज़ार करेगा अगस्त से उसका बैठकर। सोच रही थी कि बाहर से उसका दरवाज़ा नॉक हुआ तो वैसे ही बोली, भूख नहीं है, तुम जाकर सो जाओ, और लाइट बंद करके लेट गई, क्योंकि आगे उसे कोई रास्ता ही समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद उसके रूम की लाइट जली तो उठकर बैठ गई। सामने अगस्त खाना लेकर खड़ा था और अब एक साइड रखते हुए बोला, ये सब क्या है, खाना क्यों नहीं खाती हो? बात तो करने का टाइम है नहीं तुम्हारे पास, तो कम से कम खाना तो खा ही सकती हो। सानवी उसे देखते हुए बोली, तुम यहाँ सच में हो? अगस्त से उसके पास आकर हल्का सा उसके गालों को छूते हुए बोला, यकीन हुआ या कुछ और करना पड़ेगा? सानवी बोली, कब आए और अंदर कैसे? अगस्त आकर उसके सामने बैठते हुए बोला, अब तुम्हारे पास तो टाइम है नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही आकर डिस्कस कर लेता हूँ। अभी नींद तो नहीं आ रही है ना? आ रही है ना? सानवी टेबल पर से खाना लेकर खाते हुए बोली, खाना तुमने बनाया है ना? अगस्त से बोला, अब क्या कर सकते हैं, दिन में पेशेंट की सेवा और रात में गर्लफ्रेंड को मनाओ, यही 2 काम बस और है मेरे पास, बाकी तो सब भगवान भरोसे है। सानवी बोली, तो शादी कर लो, वाइफ की सेवा करना बेहतर रहेगा। अगस्त से बोला, अब मैं भी वही सोच रहा हूँ। अब मेरा दिल किसी का सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं है, चाहे वो मेरी होने वाली वाइफ ही क्यों ना हो। सानवी ने हाँ में सिर हिलाया और खाने लगी। अगस्त से उसे देखते हुए कुछ ना कुछ बोले जा रहा था और वो बस हाँ ना में जवाब दे रही थी। कुछ देर बाद प्लेट रखते हुए बोली, खाना अच्छा था, वैसे तुम होटल खोलते तो काफ़ी अच्छा चलता। अगस्त से उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, और कुछ? सानवी बोली, बस और कुछ नहीं। अगस्त से बोला, अब खाना खिलाया है तो उसका टिप भी तो चाहिए, शेफ की दुआ नहीं लगती। सानवी उसका चेहरा दूर करते हुए बोली, अच्छा, लेकिन इस समय मेरे पास छुट्टे नहीं हैं। अगस्त से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, मैं कुछ भी ले लेता हूँ, बड़ा दिल है ना मेरा। कुछ देर एक दूसरे को ऐसे ही देखने के बाद जब अगस्त पीछे नहीं गया तो सानवी आंखें बंद करते हुए बोली, अगस्त, अभी भी कोई नहीं मान रहा है। अगस्त से बोला, वो सब बाद में डिस्कस करेंगे, अभी मेरा मूड नहीं है उन सब के बारे में सोचने का। बोलते हुए उसकी सांसें उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसके हाथ पैर आज ठंडे पड़ चुके थे। अगस्त से उसके हाथ में पसीना महसूस हुआ तो जल्दी से दूर होकर उसे देखने लगा, जहाँ पूरा चेहरा उसका पसीने से भीग चुका था। अगस्त बोला, तो ग्रेट सानवी शर्मा, क्या हुआ आपको, इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? आपको तो मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सानवी ने आंखें खोल कर देखा तो अगस्त से एक आंख दबाते हुए बोला, अभी से आपका ये हाल है तो सोचिए शादी के बाद आपका क्या हाल होने वाला है। सानवी सर ऊपर करके सांस लेकर खुद को रिलैक्स करते हुए बोली, तो ये सब मुझे परेशान करने के लिए था? अगस्त बोला, बिल्कुल नहीं, और मैं द ग्रेट सानवी शर्मा को परेशान करूंगा, मेरी इतनी हिम्मत? सानवी आगे बढ़कर उसका कॉलर पकड़कर बोली, शुरुआत तुमने किया है तो अंत मैं कर देती हूँ। बोल उसके करीब हुई तो अगस्त का भी वही हाल हुआ, तो वो हड़बड़ाते हुए बोला, ये क्या कर रही हो? सानवी कुछ देर देखने के बाद उसका सर छोड़ते हुए बोली, आ गया समझ, अब आगे से कुछ भी करने से पहले सोच समझ कर। अगस्त का फ़ोन रिंग हुआ तो दोनों दूर हो गए। 2 मिनट बाद अगस्त से सानवी को देखकर फ़ोन उठाते हुए बोला, रजत बोला, कहाँ है कमीने, इतने देर से कॉल कर रहा हूँ, उठा क्यों नहीं रहा? बिना शादी के बिजी है और हम शादी के बाद भी खाली हैं। सानवी उससे दूर जाने को हुई, लेकिन अगस्त से उसका हाथ पकड़कर वहीं बैठने का इशारा करते हुए रजत से बोला, साले टाइम तो देखकर कॉल किया कर, और मैं लखनऊ में नहीं हूँ तो संभाल ले, अभी नाइट डे दोनों, वैसे भी मैं अभी इतनी जल्दी नहीं आने वाला हूँ। रजत बोला, यार तू भगा कर शादी कर ले या फिर उठा कर शादी कर ले, जैसे करना है वैसे कर ले भाई, तेरे और उसके फैमिली वाले इस जन्म में नहीं मानने वाले,
और तुम दोनों के चक्कर में मेरा हनीमून रुका हुआ है। दिन रात ड्यूटी करके पक चुका हूँ मैं, और कुछ देर और ऐसा ही चलता रहा ना तो नेहा डिवोर्स दे देगी मुझे। प्लीज़ भाई बचा ले मेरी सादुसीधा ज़िंदगी, वरना मुझे बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। अगस्त्य बोला सोचता हूँ कुछ। रजत बोला तुम ना बस सोचते रह जाओगे, जाने दो, मैं सानवी से बात कर लूँगा। अगस्त्य बोला ठीक है, लो वो भी यहीं पर है। रजत बोला वाट, तुम दोनों इतनी रात को एक साथ हो, वो भी बिना शादी के, और एक मैं हूँ जो तुम दोनों के चक्करों में लटका हुआ हूँ शादी करने के बाद भी। सानवी अगस्त्य से फ़ोन लेते हुए बोली हेलो, और ये क्या कुछ भी बकवास कर रहे हो? तुम लड़कों के दिमाग में बस फालतू चीज़ें ही चलती रहती हैं क्या? रजत बोला सॉरी यार, वो मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ तुम दोनों शादी कर लो, उसके बाद मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। पता है तुम दोनों की वजह से कितने लोगों की लंका लगी हुई है। सानवी बोली हाँ तो जाओ मनाओ दादी और ताऊजी और बाकी सबको, मैंने कब मना किया है? रजत बोला मतलब अगर वो नहीं माने तो तुम दोनों शादी ही नहीं करोगे? सानवी बोली सोचने वाली बात है, आज सोच कर कल बताऊंगी, तब तक जाओ आराम करो, गुड नाइट। रजत फोन को घूरते हुए बोला गुड और नाइट इस जन्म में तुम दोनों के रहते मेरी नाइट गुड कभी नहीं हो सकती। पता नहीं दोनों किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हो। अगस्त्य से उसे कब से परेशान कर रहा था तो सानवी उसका हाथ हटाते हुए बोली यहाँ किसी काम से आए हो? अगस्त्य बोला 10 दिन के मेडिकल कैंप पर, और मॉम ने भी अब इजाज़त दे दिया है कि हम कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। सानवी बोली क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? हम ऐसा करके खुश रहेंगे? अगस्त्य बोला तो क्या चाहती हो यार? सानवी बोली बस इतना कि दोनों फैमिली की दुश्मनी अब खत्म हो जाए। ताऊजी नहीं मानेंगे कोई नहीं, लेकिन तुम्हारे डैड उन्हें हर्ट करके मैं तुमसे ये शादी नहीं करना चाहती। अगस्त्य अब उठते हुए बोला और तुम्हें लग रहा है वो मानेंगे? कभी नहीं, इतना कुछ किया उन्होंने, और तुम अभी भी। एक काम करो, तुम ना आज मुझे साफ साफ बोल दो कि तुम्हें मुझसे शादी करनी भी है या नहीं। सानवी बोली अगस्त्य बात तो समझो। अगस्त्य बोला अब नहीं समझना, कुछ भी नहीं समझना, सिर्फ हर बात हर चीज़ मैं ही क्यों समझूं? तुम और बाकी लोग क्यों नहीं समझते? मैं ही बेवकूफ़ों की तरह तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ। एक काम करो, आराम से इंतज़ार करो सबके मानने का, और अगर कभी मान जाए ना तो अकेले शादी कर लेना। अब मैं चलता हूँ, क्योंकि अब मुझसे नहीं होगा, बोलकर जाने लगा। सानवी बोली अगस्त्य मेरी बात तो। अगस्त्य उसके सामने हाथ करते हुए बोला जस्ट शट अप, डोंट टॉक टू मी। अब तुम्हें मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम भी अधिराज रावत और अरविंद शर्मा की तरह ही हो। जैसे उन्हें मेरी फीलिंग की कोई कद्र नहीं है, वैसे भी तुम्हें भी मेरी फीलिंग की कोई कद्र नहीं है। जैसे मैंने उनसे बात करना छोड़ दिया, आज के बाद मुझे तुमसे भी कोई बात नहीं करनी। गलती कोई भी करे, सज़ा हमेशा मुझे ही मिलनी है। बोलते हुए बाहर चला गया। सानवी उसके पीछे आई, लेकिन वो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल गया। सानवी के फ़ोन पर अनामिका का कॉल आ रहा था, तो उसने उठाकर बता दिया कि अभी अभी अगस्त्य गुस्सा होकर यहाँ से चला गया है, और अब मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी मानने वाला है। अनामिका कुछ सोचते हुए बोली तो क्या ज़रूरत थी तुम्हें ये सब कहने की? अब जाओ मनाओ उसे, कहीं वो कुछ गलत कदम न उठा ले। बहुत दौड़ा है तुम्हारे पीछे, अब थोड़ा तुम भी दौड़ लो। और हाँ, अगर मिल जाए तो मैसेज कर देना, मैं कल प्रयाग जा रही हूँ आदर्श भाई साहब से तुम दोनों के रिश्ते की बात करने। अब जिसको मानना है माने, ना मानना है मत माने। अब जल्दी जाओ, कहीं वो गुस्से में आगे ना निकल जाए। बोलते हुए फ़ोन रख दिया। अधिराज उन्हें देखते हुए बोले आप ये सब मुझे सुना रही थी? अनामिका बोली मैं किसी को कुछ भी सुना नहीं रही थी, आप दोनों की वजह से उन दोनों में गलतफहमी बढ़ गई है। अधिराज बोले मैं तो पहले से ही बोल रहा था कि वो लड़की ठीक नहीं है उसके लिए। अनामिका उन्हें घूरते हुए बोली तो एक काम करती हूँ, मैं भी आपको डाइवोर्स दे देती हूँ, क्योंकि आप शायद भूल रहे हैं पापा को आपका एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर भी मैंने आपसे शादी किया, और उसके बाद अपने घर कभी 1 घंटे के लिए तो कभी आधे घंटे के लिए ही गई हूँ। तो कैसा रहेगा जो काम मैंने तब नहीं किया वो अब कर दूँ? और आपको पता है वकील कौन होगा? अधिराज बोले मेरे दुश्मन को बनाएंगी, और क्या करेंगी आप? अनामिका बोली बिल्कुल सही समझा आपने, और दीदी खुश हैं तो क्या आप मेरे बेटे को खुश रहने का कोई अधिकार नहीं? क्यों फालतू में दोनों को परेशान कर रहे हैं आप? अधिराज बोले अरविंद शर्मा ने मुझे सबके सामने नीचा दिखाया था, बेइज्जत किया था, और आप चाहती हैं मैं अपनी बेइज्जती भूल जाऊं? मेरी बहन आज 30 साल में कभी इंडिया नहीं आई, वो भूल जाऊं? नहीं, कभी नहीं। अनामिका बोली नहीं, दीवार पर चिपका कर याद कीजिए। और बड़े थे, आपसे 2 बात बोल दिए तो क्या हो गया? निभा लिया ना 30 साल दुश्मनी, अब बस कीजिए ना प्लीज। अगस्त्य के लिए सानवी को एक मौका तो दीजिए। अधिराज उठते हुए बोले
जो करना है वो कीजिए, लेकिन मुझे इन सब में शामिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उनके दरवाजे कभी भी नहीं जाऊंगा, ये बात आप याद रखिएगा, और मेरे बेटे को भी कुछ नहीं होना चाहिए। अनामिका उन्हें देखते हुए बोली, आई लव यू। अधिराज बोले, अच्छा, और डाइवोर्स की बात भी कर लीजिएगा, बोलकर बाहर निकल गए। अनामिका बोली, अरे इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं, आराम तो कर लीजिए, लेकिन वो निकल चुके थे। सानवी अपनी गाड़ी से उसके फ़ोन का लोकेशन चेक करते हुए पीछे गई तो वह कुछ दूर पर रोड किनारे गाड़ी रोक कर बोनट पर बैठा सिगरेट पी रहा था। सानवी गाड़ी साइड में लगाकर उसके पास आते हुए बोली, ये सब क्या है, कब से मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ, और उसके हाथ से सिगरेट लेकर फेंकते हुए बोली, तुम सिगरेट कब से पी रहे हो? अगत्य कुछ नहीं बोला। सानवी बोली, घर चलो, इतनी रात को यहाँ रहना ठीक नहीं है, और ये मेरा एरिया है, पुलिस ने हमें यहाँ साथ देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। अगत्य बोला, मैंने किसी की बात मानने के लिए एग्रीमेंट साइन नहीं किया है, इसलिए तुम जाओ, अभी मेरा मूड नहीं है कहीं भी जाने का, जब होगा तब चला जाऊंगा। सानवी उसके बगल में बैठते हुए बोली, कल तुम्हारी मॉम पापा से मिलने जा रही हैं, और अगर तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हें बेवकूफ़ बना रही हूँ तो तुम खुद सुन लो, बोलकर अनामिका को कॉल किया। उन्होंने एक ही रिंग में फ़ोन उठा लिया। सानवी बोली, मॉम, आपका बेटा घर नहीं चल रहा है, बीच रास्ते में गाड़ी पर बैठा है, अब आप प्लीज़ बताएंगी मैं क्या करूं? और आप कल पापा से मिलने जा रही हैं हमारी शादी की बात करने, इसे ये बात भी झूठ लग रही है। अनामिका बोली, अगत्य, सच में जो सानवी बोल रही है वो सब सच है। अगत्य कुछ नहीं बोला। सानवी बोली, तुम बोलोगे कुछ? यार, एक तो मैं इतनी रात को यहाँ तक अकेले ढूंढने आई, और ऊपर से तुम अभी भी मुंह फुला कर बैठे हो। अनामिका बोली, अगत्य से ये क्या बचपना है बेटा, जाओ, तुम्हारे डैड मान गए हैं, अब तो जिद छोड़ दो, सबको तुम दोनों से अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगत्य से गाड़ी से नीचे उतर गया। सानवी बोली, ओके, वो जा रहा है माँ, मैं देखती हूँ, बोलकर फ़ोन रख दिया। उसके पीछे आते हुए बोली, अगत्य सुनो तो, तुम मेरे साथ चल रहे हो। अगत्य बोला, तुम जाओ, मैं होटल जा रहा हूँ। सानवी उसके आगे आते हुए बोली, क्यों, अब प्रॉब्लम है? अब सब मान गए ना? अगत्य बोला, देखो, फिर अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, हम कल बात करेंगे, अभी तुम रूम पर जाओ। सानवी बोली, नहीं, हम साथ में चलेंगे। अगत्य बोला, सानवी। सानवी आकर उसके गाड़ी में बैठते हुए बोली, आ जाओ, मैं गाड़ी नहीं चलाने वाली हूँ, इसलिए गाड़ी तो तुम्हें ही चलानी पड़ेगी। अगत्य अब उसे देखते हुए आकर गाड़ी में बैठा और स्टार्ट करके गाड़ी आगे बढ़ा दिया। कुछ देर बाद उसके रूम के आगे गाड़ी रोकते हुए बोला, अब अंदर जाओ। सानवी बोली, पहले तुम निकलो। अगत्य उसे घूरते हुए बोला, तुम बाहर निकलोगी या फिर मैं तुम्हें बाहर धक्का मार दूं? सानवी बोली, मार दो, लेकिन अकेले अंदर नहीं जाऊंगी मैं। अगत्य पैर पटकते हुए बाहर निकलकर गाड़ी को पैर से मारते हुए बोला, बस अपनी मनमानी करनी है, सामने वाला तो जैसे बेवकूफ़ बैठा हुआ है। सानवी बोली, मैंने ऐसा कब बोला? अगत्य बोला, ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। सानवी गाड़ी की चाबी लेकर अंदर चली गई। अगत्य से सिगरेट जलाकर एक कस लिया, तब तक सानवी वापस आकर उसके मुंह से सिगरेट निकाल कर खुद पीते हुए बोली, टेस्ट अच्छा है। फिर नीचे फेंक कर उसे देखते हुए बोली, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं कि तुम इसे अपने होठों से लगाओ, बोल उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए अंदर लेकर चली गई और गार्ड को गेट अच्छे से बंद करने को बोल दिया। अंदर रूम में आकर उसका हाथ छोड़ दिया और आगे जाने को हुई कि अगत्य उसे दीवार से लगाते हुए बोला, बच्चा समझ के रखा है जो हर कोई मुझे अपने हिसाब से घुमाएगा और मैं घूमता रहूँगा, कभी तुम्हारी सुनो, कभी डैड की, कभी मॉम की, कभी सिचुएशन की। समझ क्या रखा है मुझे? अगर डैड नहीं मानते तो तभी तुम मेरे पीछे आती, बिल्कुल नहीं। सानवी उसे देखते हुए बोली, और कुछ? अगत्य से हाथ दीवार पर मारते हुए बोला, मजाक मजाक मजाक, समझ में आता हूँ मैं, तुम्हें जब देखो तब बस। सानवी अब आगे बढ़कर उसके होठों को बंद कर चुकी थी। अगत्य ने उसे दूर करना चाहा लेकिन फिर नहीं कर पाया। कुछ देर बाद वो उससे दूर होकर उसका चेहरा हाथ में लेकर बारी बारी से उसकी आंखों को चूमते हुए बोली, आई लव यू। और अगर अभी भी भरोसा नहीं है तो आज सानवी शर्मा तुम्हें खुद इजाज़त देती है, जो करना चाहो कर सकते हो। अगत्य से कुछ बोलने को हुआ लेकिन उसने उसके होठों पर उंगली रख दिया और उसे देखते हुए बोली, कभी नहीं सोचा था प्यार करूंगी। आई जस्ट हेट दिस वर्ड, क्योंकि मुझे लगता था सिर्फ लोग टाइम पास करते हैं और फिर एक दिन अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। मैक्सिमम लोगों को जाते हुए देखा भी है, कोई किसी के लिए इंतज़ार नहीं करता था, एक गई नहीं कि दूसरी उसकी लाइफ में इंटर हो जाती थी या जाता था। मैंने पापा को प्रॉमिस किया था मैं कभी भी इन सब में नहीं पढ़ूंगी, लेकिन कब, कहाँ, कैसे पढ़ी पता ही नहीं चला।
3 साल पहले तुम्हें छोड़कर भाग गई थी क्योंकि जानती थी अगर नहीं जाऊंगी तो फंस जाऊंगी और फिर कुछ नहीं कर पाऊंगी। तुमने बोला था ना कि इतना काबिल बनो कि खुद के फैसले ले सको। ले सकती हूँ, कोई भी फैसला ले सकती हूँ और कोई मुझे रोक भी नहीं सकता। आज इतनी काबिल हूँ मैं, लेकिन कैसे एक माँ के बारे में ना सोचूं जो आज तक मेरे लिए सबसे लड़ती आई है। पापा बचपन से आज तक भाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे दिए हैं। जो मांगा सब मिला। कभी उन्होंने मेरी उंगली नहीं छोड़ी, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। वो हमेशा मेरे सामने खड़े रहे एक दोस्त बनकर। उनके रहते आज तक मुझे कभी किसी दोस्त की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो एक बेस्ट फादर है जो हर सिचुएशन को अपने हिसाब से हैंडल करके हल निकाल लेते हैं। आज तक ताऊ जी हो या फिर दादी या पूरा कॉलोनी, क्या उन्होंने आज 3 साल में कम सुना होगा? नहीं, सब ने अपने अपने हिसाब से सुनाया होगा, लेकिन उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं बोला क्योंकि उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा था। अपने परवरिश पर भरोसा था। भाई की भी शादी करवा देते सबके खिलाफ जाकर, लेकिन लड़की वालों की फैमिली ने अपनी ही लड़की के सर पर गन रख दिया था। वो तो पापा ने बोला वो पीछे हट रहे हैं, भाई को यहाँ से दूर भेजा, उन्हें विश्वास दिलाया, तब जाकर माने। आज मैं उन्हें भूल कर अगर तुम्हारा हाथ पकड़ लूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरा स्वार्थ होगा। इसलिए मैं चाहती थी जैसे मेरे पापा ने मेरे लिए किया तुम्हारे डैड ने भी किया होगा। मैं जानती हूँ मेरी उनसे नहीं बनती, लेकिन क्या पता भविष्य में मेरी उनसे तुमसे ज़्यादा अच्छे से बनने लगे। हम मिडिल क्लास फैमिली हैं और हम अपने फैमिली से इतने अटैच होते हैं ना कि हम बिना उनकी परमिशन के घर के बाहर भी नहीं जाते, और अगर जाते हैं तो भी 4 बार परमिशन मांगते हैं, जब तक कि वो हमें डांट कर 4 बात नहीं सुना देते। इसलिए मैं बस इतना चाहती हूँ दोनों फैमिली में जो भी प्रॉब्लम है वो अब ख़त्म हो जाए और वो खुशी खुशी हमें एक्सेप्ट कर लें। अगर वो खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। बोलकर चुप हो गई। अगत से उसे देखते हुए बोला, और कुछ या फिर मैं अपना काम शुरू करूं? सानवी बोली, मतलब? अगत से बोला, मतलब यही कि कुछ देर पहले तुमने बोला था मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, तो फिर शुरू करता हूँ अपना काम। सानवी उसे देखते हुए बोली, तुम सच में ऐसा करोगे? अगत से उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोला, बिल्कुल, और वैसे भी ये सब तो आम बात होती है ना, तुम्हारे यहाँ तो रोज ऐसे केस आते होंगे। सानवी ने बस आंखें बंद कर लिया और कुछ नहीं बोली। अगत से उसके सर को प्यार से चूमते हुए जाकर बेड पर लेटते हुए बोला, जेल में जाकर मार थोड़े खाना है जो मैं कुछ करने के बारे में सोचूंगा। वैसे भी सुना है पुलिस वाले कभी किसी के सगे नहीं होते। सानवी उसे घूरते हुए बोली, बिल्कुल सही सुना है, और अब कोई बकवास किया ना। बोल पिलो लेकर आकर सोफे पर लेट गई। अगत से बोला, ओ अच्छा, तो खुद पर भरोसा नहीं है जो सोफे पर सो रही हो? सानवी बोली, बिल्कुल नहीं भरोसा है। खुश ना? अब चुपचाप सो जाओ, जब से आए हो पका कर रखे हो। बोलकर करवट लेकर आंखें बंद कर लिया। अगत ने टाइम देखा तो 1 बज चुके थे और उसे भी नींद आ रही थी। उसे देखते हुए उसने भी आंखें बंद कर लिया। सुबह सानवी लेट सोने की वजह से अभी भी सो रही थी। अगस्त को जल्दी उठने की आदत थी तो वो उठकर नीचे आया। यहाँ के स्टाफ को भी दोनों के बारे में पता था और सबको ये भी पता था कि अगस्त लखनऊ के बेस्ट डॉक्टर में से एक है जो यहाँ मेडिकल कैंप के लिए आया है। तो सबने उसे अच्छे से एक जेंटलमैन की तरह ही ग्रीट किया कि वो भी सबसे बातें करते हुए चाय बना रहा था और बाकी सब लोग नाश्ता बना रहे थे। कुछ देर बाद वो चाय लेकर अंदर आया तो सानवी अभी भी सो रही थी। अगस्त से चाय साइड में रखते हुए बोला, अभी से ये हाल है अगस्त, शादी के बाद क्या होने वाला है तेरा? अगर डैड ने तुझे ये सब करते देख लिया ना तो तेरा शादी से पहले ही मेरा डाइवोर्स करा देंगे और तू कुछ नहीं कर पाएगा। सानवी आंखें खोलते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। अगस्त बोला, टाइम भी देख लीजिए मैडम, 7 बज चुके हैं और आपको अभी गुड मॉर्निंग दिख रहा है। सानवी अब जल्दी से उठकर बैठ गई और घड़ी देखते हुए बोली, लेट हो गया ना, यहीं पर थे तो उठा नहीं सकते थे? 9 बजे पहुंचना था मुझे। और फिर उठकर टॉवल ढूंढने लगी। अगस्त बोला, चाय तो पी लो यार, फिर आराम से जाना, अभी बहुत टाइम है। सानवी बोली, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बोलते हुए बाथरूम में घुस गई। अगस्त अब चाय खुद पीते हुए बोला, अब पूरा दिन पेशेंट के चक्कर काटो। यार ये रात इतनी जल्दी क्यों बीत जाती है, थोड़ी और लंबी नहीं हो सकती है? सानवी जल्दी से तैयार होकर बाहर आई और अलमारी से कुछ फाइल निकाल कर बेड पर रखने लगी। अगस्त बोला, यार कम से कम नाश्ता तो कर लो। सानवी अब सारी फाइल बैग में रखते हुए बोली, रास्ते में कुछ खा लूंगी, तुम नाश्ता कर लेना और अपना ध्यान रखना, बोलकर निकलने लगी। अगस्त पीछे से बोला, सानवी। सानवी रुककर उसे देखते हुए बोली,
जो बोलना है थोड़ा जल्दी बोलो, अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, शाम को आराम से बात करेंगे। अगत्य आकर उसे गले से लगाते हुए बोला, आई लव यू। कुछ सेकंड बाद उससे दूर होकर उसे देखते हुए बोला, कल इतना परेशान करने के लिए सॉरी। सानवी बोली, फाइल पकड़ो। अगत्य बोला, लेकिन। सानवी बोली, पकड़ो ना यार। अगत्य उसकी फाइल पकड़कर सोचने लगा, अब ये क्या करने वाली है, कहीं उसे पीटने तो नहीं वाली है, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है, ये कब क्या कांड करे। सानवी उसे देखते हुए आगे बढ़कर उसके सर पर प्यार से किस करते हुए बोली, आज से और अभी से सिगरेट को होठों से तो क्या हाथ भी नहीं लगाओगे, वरना कल तो छोड़ दिया था, आगे से रहम की उम्मीद बिल्कुल भी मत करना। और उसका बाल बिगाड़ते हुए बोली, बाय। फिर उसके हाथ से सारी फाइल लेकर बाहर निकलते निकलते एक नज़र उसे देख कर बोली, शाम को मिलते हैं, कुछ टेस्टी बना देना, यहाँ के स्टाफ को खाना बनाने बिल्कुल भी नहीं आता, सब के सब टाइम पास हैं। बोलते हुए अब जल्दी से बाहर निकल गए। अगत्य कुछ सोचते हुए बाहर आया और आकर सोफे पर बैठ गया। गोपाल हुआ, क्या हुआ सर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अगत्य बोला, तुम्हारी मैडम को क्या मैं कुक दिखाई दे रहा हूँ? मुझे ऑर्डर दे गई हैं कि शाम को मैं खाना बना दूँ। यार, मैं लखनऊ का टॉप 10 सर्जन में से एक हूँ और उसने मुझे कुक बना दिया। गोपाल बोला, सर वो तो उनका प्यार है। अगत्य बोला, भाई गलती और गलतफहमी में अंतर होता है, और जो तुम सोच रहे हो ना वो गलतफहमी है, समझे। 4 साल से दौड़ रहा हूँ, अभी शादी हुई होती ना तो बच्चों को स्कूल छोड़ रहा होता। गोपाल कंफ्यूज्ड सा उसे देखने लगा। अगत्य बोला, नहीं समझ आया। गोपाल बोला, थोड़ा थोड़ा। अगत्य बोला, तब सही है। अनामिका, अनुभव, शिवानी, युग सुबह 10 बजे तक शर्मा निवास आ गए। आदर्श और बाकी सबने उनका अच्छे से वेलकम किया। उन्हें पता था अधिराज नहीं आएंगे तो भी कोई बात नहीं, आदर्श को भरोसा था अब शुरुआत हो गई है तो धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। दादी को सुबह से ही श्रेयांश मंदिर लेकर चला गया था, इसलिए वो घर पर नहीं थी। अनामिका बोली, वो मैं मतलब कह रही थी कि हमें अब बच्चों की शादी कर देनी चाहिए। अनुभव हाथ जोड़ते हुए बोला, अंकल प्लीज़, अब आप जितनी जल्दी हो सके इस शादी को मंजूरी दे दीजिए, अब और नहीं झेल सकते हम अगत्य और डैड की फाइट। और आप जानते हैं, 2 शेरों के बीच जब तक सवा शेरनी नहीं आएगी ये दोनों ऐसे ही लड़ते रहेंगे। आदर्श हंसते हुए बोले, झेल लेंगे ना आप सभी मेरी बेटी को। शिवानी बोली, अंकल आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, उसे कुछ नहीं होगा, वो जैसे यहाँ रहती है वैसे ही वहाँ भी रहेगी, है ना मॉम? अनामिका बोली, बिल्कुल, उसकी गारंटी मैं लेती हूँ, उसे कोई कुछ नहीं बोलेगा, बस हम लोग एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर दोनों की शादी करवा देते हैं। आदर्श बोले, मैंने पंडित जी को बुलवाया है, वो बस आते ही होंगे, तब तक आप सब लोग चाय पीजिए, शीतल जी काफ़ी अच्छा चाय बनाती हैं। अनामिका शीतल का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, शीतल भरोसा करो, तुमसे कम प्यार नहीं करूँगी उससे, उसमें मेरे बेटे की जान बसती है, बस इसलिए नहीं बल्कि इसलिए कि वो तुम्हारी बेटी है। तुम्हें कभी भी अफसोस नहीं होगा कि तुमने सानवी को हमें क्यों दिया। जो बीत गया उसे ना तो मैं बदल सकती हूँ और ना ही कोई और कभी बदल सकता है, लेकिन अब ये दुश्मनी आगे नहीं जाएगी, ये वादा है मेरा तुमसे। शीतल बोली, इसी भरोसे से तुम्हें उसे सौंप रही हूँ, जो हुआ उसका असर या शिकार मेरी बेटी नहीं होनी चाहिए। अनामिका ने पलके झपका दिया। कुछ देर में पंडित जी आए और थोड़ा बहुत चाय नाश्ते के बाद सबको देखते हुए दोनों की कुंडली देखकर कुछ निशान बनाते हुए बोले, 3 महीने के बाद का अच्छा सा मुहूर्त है, लेकिन उसके बीच में बाधाएं भी बहुत हैं जजमान। आदर्श जी सबको देखते हुए बोले, जी पंडित जी, इससे पहले का कोई और मुहूर्त? पंडित जी बोले, नहीं, दोनों की कुंडली के हिसाब से 3 महीने बाद का मुहूर्त ही बेहतर है, उससे पहले जल्दबाजी करने में परेशानी हो सकती है। अनामिका बोली, नहीं नहीं, वही सही है, आप वही मुहूर्त निकाल दीजिए, हम वेट कर लेंगे, 3 महीने तो तैयारी में ही निकल जाएंगे और भी बहुत सारे काम हैं। आदर्श बोले, ठीक है, तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। पंडित जी ने 3 महीने बाद का मुहूर्त निकाल कर अपनी दक्षिणा लिया और चले गए। कुछ देर और रुकने के बाद अनामिका सबको देखते हुए बोली, माँ जी कहाँ हैं? अनामिका के सवाल पर आदर्श और शीतल जी एक दूसरे को देखने लगे। सानवी की दादी को जब अगत्य और सानवी की शादी के बारे में पता चलेगा तो उनका क्या फैसला होगा? क्या अरविंद शर्मा और अधिराज रावत अगत्य की शादी को रोकने का कोई नया प्लान बनाएंगे? क्या इतनी तकलीफ़ों के बाद अगत्य और सानवी की ज़िंदगी में कुछ सुकून के पल आएंगे, या फिर इनकी दुश्मनी की भेंट चढ़ जाएगा यह रिश्ता? जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।